प्लस के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट। जैसे अभी तक हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एरे के फॉर्म में बना सकते हैं, पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पर हम देखते हैं कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम एक डेटा टाइप जैसे ट्रीट करते हुए एक किसी फंक्शन में हम आर्गुमेंट के फॉर्म में भी पास कर सकते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्लास बनी हुई है आपकी, आपने क्लास बनाई क्लास माय, इसमें एक सिंपल क्लास बनाई है जिसमें एक वेरिएबल है a, और पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन है गेट जो कि एक इंटीजर टाइप वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और एक फंक्शन है पुट जो कि a की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है ना, मतलब एक फंक्शन वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए है a में, और दूसरा फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करने के लिए है। इस क्लास के अलावा यहाँ पे हमने एक अलग से फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने लिख दिया है सपोज फन, void fun my ob। तो ये फंक्शन देखिए, पहली चीज ये है कि ये फंक्शन जो है इस क्लास का मेंबर नहीं है क्योंकि क्लास के बाहर लिखा है, और मेन के भी बाहर लिखा है, मतलब ये ग्लोबल फंक्शन है। तो ग्लोबल फंक्शन मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसको कि हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्कोप जो होगा वो प्रोग्राम लेवल का होगा। अब मेन चीज है कि इस फंक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लास नेम है, जो आर्गुमेंट वाला पोर्शन में, उसमें हमने क्या लिखा है माई ओबी। माई ओबी मतलब कि ये है कि जब इस नाम के फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हमको एक क्लास का, माई क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ से पास करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आके स्टोर होगा, ये ऑब्जेक्ट आके स्टोर होगा आपका ओबी में। ठीक है ना, ठीक वैसे ही ये जो आर्गुमेंट वाला पोर्शन है ठीक वैसे ही है जैसे यहाँ पे देखिए इस फंक्शन में हमने लिखा है गेट इंट एक्स। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, मतलब जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम वहां से कोई इंटीजर वैल्यू या इंटीजर वेरिएबल पास करेंगे जो कि यहाँ पे आके एक्स में स्टोर हो जाएगा, और एक्स क्या है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल। तो वैसे ही इस फंक्शन में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे, ऑब्जेक्ट ओबी में आएगा, और ओबी क्या है, माई टाइप का एक वेरिएबल। तो यहाँ पे जैसे कि इंट और एक्स है, इंट एक डेटा टाइप है, एक्स एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि तो माई जो है, आप इसको इससे कंपेयर करके देखिएगा कि यहाँ माई जो है वो क्या है, एक डेटा टाइप है, और ओबी जो है क्या है कि माई टाइप का वेरिएबल। तो ये डेटा टाइप है, वेरिएबल है। अब हमने यहाँ पे देखिए माई क्लास का मेन के अंदर हम आते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो मेन से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमने माई क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। तो यहाँ मैं इसको बना के देखता हूँ। हमने जैसे एक माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और यहाँ पे ए आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ये है ऑब्जेक्ट आपका जिसका नाम है ओबीजे, और एक मिनट रुकिएगा, और ये आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा तो जिसके अंदर कितने वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल होगा ए। एक ओबीजे ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर एक वेरिएबल है आपका क्या, ए। अब हमने यहाँ ओबीजे की हेल्प से क्या है, गेट फंक्शन कॉल किया। ठीक है ना, गेट फंक्शन कॉल किया और 10 पास किया। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट फंक्शन कॉल होगा, 10 जो होगा वो कहाँ जाएगा, वेरिएबल एक्स में, और एक्स की वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ए में। तो इस तरह से इस ए वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10। तो हमने माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और गेट फंक्शन के थ्रू हमने 10 पास किया, और ए की वैल्यू क्या हो गई 10। अब हमने देखिए फन फंक्शन को कॉल किया, और फंक्शन को जब कॉल किया तो यहाँ पे हमने साथ में क्या पास किया है, एक ऑब्जेक्ट। तो फन से फन फंक्शन कॉल होगा, और ये ओबीजे ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ जाएगा आपका ओबी में। तो यहाँ ओबी में जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट आपका देखिए यहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ मैं इसको ऐसी तरह से बताता हूँ। ये जो है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट आके आपका क्या हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ओबीजे ऑब्जेक्ट की कॉपी कहाँ हुई, ओबी में।
तो जब ऑब्जेक्ट की कॉपी ऑब्जेक्ट में होगी तो एग्जैक्टली वहां पे भी जो है एक ए वेरिएबल तो होगा ओबी के अंदर भी, और उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10। और यहाँ पे हमने ओबी के थ्रू जब पुट फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करेगा वो इस ए की वैल्यू, और आउटपुट कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि हम वैल्यू जो है ए वेरिएबल में डाल रहे हैं ओबीजे में, और जब प्रिंट करा रहे हैं तो किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं ओबी की। देखिए गेट फंक्शन जब कॉल किया तो ऑब्जेक्ट ओबीजे का यूज किया है, और जब प्रिंट कराया है तो हमने किसका यूज किया है ओबी का प्रिंट यूज किया है। तो यहाँ पे भी हमको 10 इसलिए मिलेगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजे, इस ओबीजे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ए वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे 10 यूजिंग फंक्शन गेट, और फन से जब फन फंक्शन कॉल करेंगे तो ओबीजे कहाँ जाएगा ओबी में जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की कॉपी जब यहाँ हो जाएगी तो ओबी में भी आपका एक ए वेरिएबल होगा और उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 10, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे कॉपी हो रहा है, और इसकी वैल्यू थ्रू जब हम प्रिंट कराएंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा 10। तो इस प्रोग्राम का जो पर्पस है कराने का वो सिर्फ ये है कि जैसे नॉर्मल डेटा टाइप को किसी फंक्शन में हम एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, वैसे ही किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को भी आप फंक्शन में आर्गुमेंट के फॉर्म में पास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ये है कि यदि हम किसी फंक्शन में ऑब्जेक्ट को आर्गुमेंट के फॉर्म में पास कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फंक्शन में रिटर्न भी करवा सकते हैं। मतलब किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या हो सकता है क्लास टाइप। तो यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में देखिए कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, और इस प्रोग्राम में देखिएगा कि आप एक क्लास है, बिल्कुल प्रीवियस प्रोग्राम में जो क्लास है वही क्लास है जिसमें एक ए वेरिएबल है और दो फंक्शन है गेट और पुट। एक फंक्शन वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, एक फंक्शन वैल्यू प्रिंट करेगा। और यहाँ पे देखिएगा कि दूसरा जो प्रोग्राम है मेन है, इसके अलावा हमने क्या बनाया है एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन जो है आपका क्या है फन, और यहाँ पे जो फन फंक्शन है उसमें अंतर क्या है कि फन फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है देखिए यहाँ पे लिखा है माय फन, मतलब कि फंक्शन का नाम फन है, ये कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पर एक माय टाइप की वैल्यू को क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है। ये ठीक इसको भी यहाँ माय देखिए क्लास नेम में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्लास और ऑब्जेक्ट में, यदि आप सिर्फ ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्लास जो है वो एक डेटा टाइप है और ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास टाइप का क्या है एक वेरिएबल है। तो क्लास को आप हमेशा एक डेटा टाइप जैसे कंसीडर करिए, और ऑब्जेक्ट को आप कैसे कंसीडर करें, सॉरी क्लास को आप कंसीडर करिए एक डेटा टाइप जैसे, और ऑब्जेक्ट को कंसीडर करिए आप क्लास टाइप के वेरिएबल जैसे। तो जैसे कि ये फंक्शन है इंट पुट, तो इंट पुट का मतलब क्या है कि फंक्शन कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा पर एक इंटीजर टाइप वैल्यू क्या करेगा रिटर्न करेगा। तो वैसे ये फन फंक्शन है जो कि कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा पर माय टाइप के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं क्लास यहाँ मेन में क्या होता है। सबसे पहले हमने माय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस एग्जांपल से मैं इसको डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका कॉपी हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया है क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया। तो अभी देखिए जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अंदर क्या होगा सिर्फ एक वेरिएबल होगा ए। अब हमने यहाँ पे लिखा है obj इज इक्वल टू फन। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि जब फन फंक्शन कॉल करेंगे तो फन फंक्शन से क्या होगा, फन फंक्शन कॉल करेगा और रिटर्न क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट। अब यदि ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो उसको रिसीविंग के लिए यहाँ पे क्या लगेगा एक ऑब्जेक्ट लगेगा जिसमें इस फंक्शन का आउटपुट स्टोर होगा। जैसे ठीक ऐसे ही जैसे कि आपका SQRT नाम का एक फंक्शन है, जब आप कॉल करेंगे तो हमेशा आप क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू SQRT ऑफ 9। तो इसका मतलब क्या है कि 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा और आउटपुट कहाँ के स्टोर हो जाएगा वेरिएबल n में। मतलब कि कोई फंक्शन जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। या तो उस वैल्यू यदि वो प्रिंटेबल वैल्यू है तो आप उसको सीधे प्रिंटफ से प्रिंट भी करवा सकते हो, अदरवाइज आपको उस तरह के डेटा टाइप में उसके आउटपुट को क्या करना पड़ेगा स्टोर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा फन से फन फंक्शन कॉल हुआ, और इस फंक्शन में देखिए अभी शुरू से देखते हैं माय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, ये माय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना ओबीजे, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो यहाँ पे क्या हुआ आपका एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ये अभी हुआ है। फिर फन से फन फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट बना ओबीजे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना जिसका हमने ओबी दिया है, ठीक है ना। तो ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना। फिर ओबी के थ्रू हमने क्या किया गेट फंक्शन को कॉल किया, और गेट फंक्शन को जब कॉल किया तो क्या गेट फंक्शन से क्या हुआ 10 कहाँ गया x में, और x के थ्रू ये कहाँ गया a में।
तो a वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो यहाँ पे ob डॉट गेट से 10 जो है ट्रांसफर हुआ ob ऑब्जेक्ट के a वेरिएबल में, और इसके बाद हमने रिटर्न कराया ob। ob जो रिटर्न होगा वो रिटर्न होके कहाँ आ जाएगा obj में, क्योंकि हमको मालूम है कि किसी भी फंक्शन में जो चीज रिटर्न होती है वही इस फंक्शन का क्या होता है आउटपुट। तो इस फंक्शन का आउटपुट जो होगा कहाँ जाएगा obj में। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि आपका वैल्यू जो है वो मतलब इस तरह से नहीं, ये वैल्यू जो है इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। इस तरह से वैल्यू जो है आपकी ob की वैल्यू जो होगी वो obj में आ जाएगी, ठीक है ना। ob की वैल्यू कहाँ जाएगी obj में। तो पिछले प्रोग्राम में हमने obj में वैल्यू डाली थी, और यहाँ पे obj की वैल्यू जब ob की वैल्यू जब obj में आ जाएगी तो a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10, और मेन में जाके हमने obj डॉट पुट लिखा तो पुट फंक्शन से इसकी वैल्यू प्रिंट होगी और आउटपुट कितना आ जाएगा आपका, आउटपुट आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया था obj में वैल्यू डाली थी और ob में ट्रांसफर की थी। इस प्रोग्राम में क्या किया है ob में वैल्यू डाली है और obj में हमने क्या किया है ट्रांसफर किया है, ठीक है ना। तो ये दो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पास कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को हम कैसे किसी फंक्शन में रिटर्न भी करवा सकते हैं। इसके बाद आज हम एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर ये, जिसको हम बोलते हैं दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर बेसिकली क्या है, इसकी आप ये डेफिनेशन जरूर नोट कर लीजिएगा, ये जो लिखी हुई है कि दिस इज अ इनबिल्ड पॉइंटर ऑफ inbuilt pointer type object of class which represent the class itself, but it class itself but implicitly, ठीक है ना। तो कोई भी क्लास, जैसे अभी हम लोग को मालूम है कि कोई भी हम क्लास बनाते हैं और क्लास का हम क्या करते हैं, क्लास का हम बना सकते हैं एक ऑब्जेक्ट, तो और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हम मेंशन कर सकते हैं। पर कोई भी क्लास या है जो है या हर क्लास जो है इसका एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना। हर क्लास का एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं दिस पॉइंटर। तो हर क्लास, और ये इसकी खासियत क्या है कि ये क्लास के अंदर ही काम करता है। जैसे कि यदि मैं क्लास ए के अंदर यूज कर रहा हूँ दिस, इसका मतलब है ये क्लास ए को रिप्रेजेंट करेगा। क्लास बी के अंदर यदि यूज करूंगा दिस, तो इसका मतलब ये क्लास बी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि वर्ड आपका होता है आई या मी, तो मी वर्ड जो है वो मैं यदि बोल रहा हूँ तो मी वर्ड मेरे लिए हो गया, कोई दूसरा यदि बोलेगा मी वर्ड तो वो वर्ड क्या हो गया, उसके लिए हो गया। तो वर्ड एक ही है मी, पर जो पर्सन ये वर्ड बोलेगा या आई वर्ड है, जो पर्सन ये इसको यूज करेगा वही, जो पर्सन यूज करेगा उसी के लिए वो ये रिफर करने लगेगा। तो नॉर्मली जो है क्लास टाइप का जो इनबिल्ट पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट है इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है, पर कुछ कुछ केसेस में हमको इसकी जरूरत पड़ती भी है। और ये देखिए कि इट यूज विद कीवर्ड दिस एरो, क्योंकि दिस आपका क्या है पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट है, और हमने पढ़ा था कि यदि आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंटर टाइप है तो ऑब्जेक्ट के नाम के साथ आपका डॉट ऑपरेटर की जगह क्या लगता है, एरो ऑपरेटर लगता है। तो यहाँ पे पॉइंटर नेम फिक्स है, पॉइंटर नेम क्या है दिस, और ऑपरेटर कौन सा लगेगा एरो, क्योंकि ये आपका क्या है पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट। तो जैसे देखिए ये एक एग्जांपल पहले मैं बताता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस एग्जांपल को देखते हैं। एक क्लास है ए पब्लिक, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है ए, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए, और यहाँ लिख दिया ए इज इक्वल टू ए। यहाँ पे देखिए यदि वेरिएबल नेम होता क्या आपका एक्स, यदि ये वेरिएबल नेम होता एक्स तो उस प्रोग्राम में कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ओबीजे, ओबीजे जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा ए, ये 5 जाएगा आपका एक्स में, और एक्स की वैल्यू कहाँ चली जाएगी ए में। पर यहाँ पे हम छोटा सा एक चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे सपोज वेरिएबल नेम जो है वो आपका क्या है, मतलब क्लास में जो वेरिएबल नेम है उसका नाम भी ए है, और इस कंस्ट्रक्टर या क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसका नाम भी क्या है ए है। तो इस तरह से हम सेम नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास लेवल वेरिएबल है और ये फंक्शन लेवल वेरिएबल है।
पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ बनाऊंगा तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्लास का जो है एक आपका क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा ए। अब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एक वेरिएबल है ए। अब यहाँ मेरा पर्पस है कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्लास वाले वेरिएबल में चला जाए, पर यहाँ दोनों का नाम तो ए है। तो इस स्टेज में वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सा वाला वेरिएबल कंस्ट्रक्टर का है और कौन सा वाला वेरिएबल क्लास का है। यहाँ तो मैंने कलर से इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, पर जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है कि वो कैसे डिसाइड करे कि आप किस ए की बात कर रहे हो। ठीक है ना। तो इस चीज का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो ब्लू वाला ए है, ये ए जो है हमारा किसका है, क्लास का वेरिएबल है। तो इसके लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा दिस एरो ए। तो दिस एरो लिखने से ये क्लियर होगा कि 5 जो जाएगा ए में जाएगा और ए की वैल्यू कहाँ जाएगी, दिस एरो ए, मतलब इस क्लास के ए वेरिएबल में। क्योंकि नॉर्मल जैसे यहाँ पे इस फंक्शन में ए की वैल्यू हम रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, यहाँ तो हमने सिर्फ क्या लिखा है ए, क्योंकि यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं क्या, दिस एरो ए, मतलब इस क्लास का ए। पर यहाँ पे यदि मैं दिस एरो नहीं भी लिख रहा हूँ तो भी क्या इसका मतलब वही निकल रहा है कि ए की वैल्यू प्रिंट करो, मतलब अंडरस्टूड है कि वो क्लास का ए ही बात कर रहा है। इसलिए दिस वेरिएबल का यूज क्या है, हमेशा जो है वो जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना। आपको जरूरत इसी कब पड़ती है, जब कहीं कंफ्यूजन वाली स्टेज आए, जैसे कि ये वाले केस में कि क्लास के वेरिएबल का नाम भी है, इस वाले वेरिएबल का नाम भी है, तब आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्लास के ए की हम बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ दिस ए लगाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम को हम चला के भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम में कॉपी कर लिया, देखिए। पहले तो यहाँ पे इसको चेंज कर दें, इंट कर दें और यहाँ पे कर दें रिटर्न 0। CLR SCR। तो देखिए बिना दिस लिखे इसको जब चला के देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको जब चलाते हैं प्रोग्राम को, तो जैसे टर्बो सी का कंपाइलर है, हो सकता है उसमें एम्बिग्यूटी शो करे, पर यहाँ पे क्या प्रिंट हो रही है, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू प्रिंट करने का पर्पस ये है कि यहाँ पे जो हमने लिखा है ए इज इक्वल टू ए, हमारा पर्पस है कि 5 कहाँ गया, इस वाले में, और इस ए की वैल्यू शिफ्ट की हमने क्लास के वेरिएबल में। पर ये एक्चुअली में 2 बार जो ए लिखा है, दोनों ए जो है वो इसी को कंसिडर कर रहा है कि ये भी ए है और ये भी सेम ए है। और यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो किस वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न हो रही है, इस वाले की जो क्लास का ए है, और इसकी तो कुछ वैल्यू गई नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, गार्बेज वैल्यू। तो अब हमको ये मेंशन करना है कि ये वाला जो है वो क्लास वेरिएबल है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दिस एरो ए। और अब इसको रन करके देखेंगे तो देखिए आपका आउटपुट आ गया 5। ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, दिस एरो ए, दिस एरो ए। तो दिस एरो मतलब कि इस क्लास का ए वैल्यू, क्लास के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करो। हम क्लास के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो भी आपका आउटपुट सेम आएगा। तो दिस जो है वो हर क्लास का एक इनबिल्ड पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम क्लास के अंदर ही यूज करते हैं, क्योंकि क्लास के बाहर दिस, क्योंकि दिस वर्ड जो वो क्या है, जेनरिक वर्ड है। ठीक है ना। तो जैसे हम बताया कि मी हो गया, आई वर्ड जो जेनरिक वर्ड है, जो वो यूज करे वो उसके लिए काम करेगा। नाम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है ना। तो ये दिस एरो है एम्बिग्यूटी के केस में, कि कहीं आपको क्लियर मेंशन करना है कि हम इसी क्लास के वेरिएबल की बात कर रहे हैं या फंक्शन की बात कर रहे हैं, तब हम दिस का यूज करते हैं। तो आज ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे अपन, स्टैटिक डेटा मेंबर जिस और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस।